जो लोग बोलते हैं ना ऑटो ट्यून करके, अरे ऑटो ट्यून अभी मशीन आ गया तो उसका टेक्नोलॉजी का सहारा तो लेगा ही। आपने आपको अपग्रेड करने के लिए इग्नोर नहीं कर सकते हो। नहीं तो फिर अभी भी आप धोती पहन के घूमते थे, हम फुल पैंट पे क्यों आए, अभी ट्रैक सूट में क्यों आए? सेकेंड आशिकी के बारे में आप कुछ भी कहो, आ ही जाता है पहला आशिकी जी। आगे पता नहीं 100 साल तक और पीछे 100 साल तक ऐसा कोई पिक्चर नहीं है जो कि 10 के 10 गाना हिट है और गाने की वजह से पिक्चर चल गया। तो ये आशिकी के साथ उस आशिकी का तुलना नहीं हो सकती। तो ये जगह इतनी प्यारी है, आपके इतने फोटोज और अवार्ड्स वगैरह है। पद्मश्री जो मिला था मेरे को, एंड फिल्म फेयर तो आप देख ही रहे हो, राज खन्ना हो या अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो, उनका फेस वैल्यू है, फेस को देख के ही लोग दौड़ते थे। हमारे क्या है कि गाना अच्छा लग रहा है लेकिन गाया किसने, वो बाजू में से चल के भी जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा अलग नोट पे मेरे को एक सवाल था, आप इंडियन आइडल पे जज थे, तो प्लीज बताइए कि कितना स्क्रिप्टेड होता है? देखो भाई, Hey guys, welcome to Chalchitra Talks. मेरा नाम दिशा है and this is Zomato presents Discovering Music. In today's episode, I got to talk to Kumar Sanu, the legend himself. He told me stories of concerts from the 90s, his thoughts on autotune and the reality of Indian Idol. So, sit back, grab a snack and let's get into this episode. हेलो सर, वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। हेलो, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल एकदम सही। तो सर, एक चीज़ आजकल हो रही है म्यूजिक इंडस्ट्री में और मेरे को आपका पर्सपेक्टिव जानना था आपके टाइम के एक्सपीरियंस से, कि ये जो सिंगर्स जो है वो एक दूसरे से अगर कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे और उसकी वजह से बहस शुरू हो जाती है। और पता नहीं आपने हाल ही में सुना होगा या नहीं, दिलजीत सिंह और एपी डिलॉन का ऐसे चल रहा था सिलसिला की एक ने, तब क्या होता था, तब कैसे ये सब होती रहती थी और क्या आपको लगता है ये मतलब? देखो हेल्दी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। कोई भी सिंगर्स के बीच में या म्यूजिक डायरेक्टर्स के बीच में, लिरिक्स राइटर्स के बीच में, ये कंपटीशन हमेशा से रहा। आज उसका थोड़ा सा रूप चेंज हो गया जी, बट कंपटीशन हमेशा से रहा, उस समय भी रहा, लेकिन वो था हेल्दी कंपटीशन, उसको बोलते थे। चालाकी चापलूसी ये सब नहीं था। इस समय अभी बहुत ज़्यादा है ये सब चीज़ें, क्योंकि समाज परिवर्तन होते रहता है, तो परिवर्तन के हिसाब से ये सम चेंजेस हैज बीन डन बाय सम पीपल, जो भी है, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो क्या होता है कि अभी का जो कंपटीशन हो गया वो थोड़ा सा इस तरह के हो गया कि आपको अनफॉलो कर दे या कुछ इंटरव्यूज़ में गाली बक दे या कुछ खराब बोल दे कुछ। बट हम लोगों के समय, उस समय ऐसा नहीं था। खास करके मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, बाकी लोगों के बारे में मैंने नहीं जानता। मैं कोई भी सिंगर का आप उठा के देख लो, कोई भी सिंगर के बारे में मैंने आज तक कोई भी खराब शब्द नहीं बोला, उसके सिंगिंग के बारे में हो या कुछ भी हो। ये मेरा एक उसूल था कि भाई हमारे कॉलीग्स है, सेम बिरादरी के हैं हम लोग सारे, तो हम अगर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे या कुछ भी करेंगे तो दूसरे को मौका मिल जाता है उसको और बढ़ाने के लिए। तो हम लोग ये मौका देते नहीं थे। कुछ सिंगर थे जो करते थे, बट आई डोंट बॉदर। मैं अगर कोई मेरे बारे में बोलता भी था उसको मैं जवाब नहीं देता था, तो और क्या होगा झगड़ा। बट हमारे कंपटीशन बहुत था। ये सोचते थे कि भाई वो गाना हमें क्यों नहीं मिला, या मिल जाते तो अच्छा होता। कोई गाना गा के लगता है कि अभी कोई दूसरे भी सोचता है कि भाई इसको क्यों मिला, हमको क्यों नहीं मिला। बट ये अंदर तक ही रहता था, बाहर नहीं। हाँ, बाहर इसका कोई प्रकाश नहीं था। तो ये अभी क्या हो गया, बाहर प्रकाश हो गया। अभी उस समय बाहर प्रकाश नहीं था, अंदर ही अंदर घुटते थे, बोलते कि नेक्स्ट मौका मिलते हम उस फाड़ देंगे। मतलब ये हेल्दी। एक म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको गवाया था, वो अगर मेरे को गवाया तो दिखा दूंगा उसको मैं क्या। तो ये जो चीजें हैं ना, इससे क्रिएटिव जो चीजें हैं ना वो और बेहतर होके आता था बाहर। तो वो जो हेल्दी कंपटीशन था वो आज थोड़ा मिसिंग हो गया। बहुत ही आज हेल्दी नहीं है, आज अनहेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन एंड फाइटिंग कंपटीशन नाउ यू कैन से। दिस इज नॉट अनहेल्दी, दिस इज फाइटिंग। जी सच्ची। बट एक चीज मतलब कंपटीशन की वजह से ये तो मानना पड़ेगा कि पीपल आर पुश टू डू देयर बेस्ट। एंड उसी नोट पे मेरे को पूछना है कि जैसे जब आशिकी आई थी 1990 में,
एंड आपके जो गाने थे उन्होंने उस मूवी को कल्ट क्लासिक बना दिया। एंड फिर कई इयर्स बाद रीमेक बना था उसका, एंड अरिजीत सिंह के गानों ने भी उसे ये कर दिया था, बहुत ज़्यादा हिट कर दिया था उस फिल्म को। सो आपने दोनों मूवीज देखी है, आपको कौन सी वाली ज़्यादा पसंद है? नहीं, डेफिनेटली मैं मेरा मूवी के बारे में तो डेफिनेटली बोलूँगा। सेकंड आशिकी के बारे में तो हम बताएंगे नहीं, इसलिए कि सेकंड आशिकी बना पहले आशिकी की वजह से, जी, है ना? विदाउट अ डाउट। एक आशिकी ऐसा हिट हुआ था जिसके वजह से उसका सीक्वल बना सेकंड आशिकी। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट के खराब पिक्चर है या वो सब कुछ भी नहीं बोलूँगा, उसका म्यूजिक भी बहुत ज़बरदस्त था। बट व्हाट एवर इट इज़, सेकंड आशिकी के बारे में आप कुछ भी कहो, आ ही जाता है पहला आशिकी जी। क्योंकि पहला आशिकी के गाने 10 के 10 गाने हिट थे, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। पहला आशिकी का हीरो हीरोइन इतना तगड़ा नहीं था, दे आर न्यू कमर। पहला आशिकी का इतना टीवी चैनल, इतना मीडिया, इतना कुछ नहीं मिला था, तो अभी वैसा हिट हुआ था। तो ये सब जो फर्क है ना, ये सेकंड आशिकी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आशिकी फर्स्ट जो था वो पता नहीं इतना हिट हुआ था एंड उसके गाने इतना आज भी चल रहा है, आज भी हम लोगों को गाना पड़ता है हर जगह जाके। तो ये आशिकी के साथ उस आशिकी का तुलना नहीं हो सकता, क्योंकि उसके गाने भी बहुत अच्छा था, उसके गाने भी स्टोरी, हीरो हीरोइन, इतना सोशल मीडिया, इतना चैनल्स, इतना एडवर्टाइजमेंट, इतना हिट हुआ। बट हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, तो अभी भी हिट हुआ। और खाली हिट नहीं, ऐसा हिस्ट्री के आगे पता नहीं 100 साल तक और पीछे 100 साल तक ऐसा कोई पिक्चर नहीं है जो कि 10 के 10 गाना हिट है और गाने की वजह से पिक्चर चल गया जी। तो इट्स अ हिस्ट्री, सो इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं होता है कोई किसी का भी। बाकी सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है, अच्छा है, बट कंपैरिजन नहीं होता है। तो सर, जैसे तभी जब मूवी हिट हुई थी, नई नई आई थी और लोगों को पता चलने लगा कि आपने गाने गाए हैं, तो कैसा वो क्रेज था? मतलब आप एकदम रॉक स्टार बन गए थे। एंड 90s में रॉक स्टार होने का मतलब क्या था? 90s में रॉक स्टार मतलब ऐसा कुछ नहीं था, रॉक स्टार होके भी हम लोग जमीन पे ही चलते थे। लेकिन क्या है कि आशिकी हिट होने के बाद ना मेरा करियर का डेफिनेटली एक शुरुआत हो गया था एंड बहुत ही ज़बरदस्त एक टर्निंग पॉइंट था वो आशिकी। आशिकी से ठीक है, उस समय जो हम एक्चुअली क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। आज जैसे सिंगर का लोग जानते हैं, नाम जानते हैं, उस समय सिंगर को इतना पब्लिसिटी नहीं मिलता था, फेस पे जी, फेस वैल्यू नहीं होता था। लेकिन इसीलिए हम लोगों को इतना तकलीफ नहीं होता था। बाहर जाओ तो ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, सेल्फी, ये सब आज होता है, क्योंकि अभी सिंगर को भी लोग जानने लगे, क्योंकि सिंगर खुद फीचर करते हैं अपने आप को। तो हमारे उस समय नहीं था ये आशिकी के इतना बड़ा कैसेट होगा तो फिर वो साइड में नीचे छोटा छोटा 2 फोटो रहेगा नादिम सेवन का जी, एंड मेरा शायद होगा, या हाँ मेरा और अनुराधा पौडवाल का 2 छोटा छोटा फोटो था। तो उसमें लोग पहचानना मुश्किल हो जाता है, इतना छोटा था फोटो। जिस तरह से बोलता है ना फेस वैल्यू के जैसा हीरोज को होता था, जैसे कि राज खन्ना हो या अमिताभ बच्चन हो या कोई भी हीरो, शाहरुख खान हो, उनका फेस वैल्यू है, फेस को देख के ही लोग दौड़ते थे। तो हमारे क्या है कि गाना अच्छा लग रहा है लेकिन गाया किसने, वो बाजू में से चल के भी जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो दैट वाज ठीक है। सो उस समय स्टार का वैल्यू इतना हम लोगों के जैसा सिंगर का कम से कम नहीं था इतना ज़्यादा जी। बट सर ये बात बहुत सच है, क्योंकि जैसे अभी मैं भी रिसर्च करी थी, इतने आपके गाने मैंने सुने हुए और मेरे को पता ही नहीं था कि आपने गाए हैं। एंड मेरे को ये भी आपने गाया, ये भी गाया। तो और आज भी आप देखो, आपका कोई भी हिट गाना अगर गूगल करे तो आपका नाम ऐसे ऊपर नहीं आता, सबसे पहले नहीं आता है। तो आपको ये बात खलती थी कहीं? ना, उस समय हम तो जानते ही नहीं थे। आज जाना के भाई हाँ ये भी हो सकता था, लेकिन फिर वो कोई फायदा नहीं है ना जान के। और उस समय था नहीं तो हम लोग सोचा भी नहीं था। हम लोग सोचा कि किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब, मुकेश जी, ये लोग सब प्ले बैक था, बैक कोई बैक का जो माथे पे था, तो उसके लिए हमने कभी सोचा नहीं कि भाई मेरा भाई सामने हीरो के साथ फोटो आना चाहिए। नो, नेवर। आज भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे मेंटेलिटी बन चुका था कि भाई प्लेबैक का मतलब प्लेबैक। मुझे ये जानना है कि आप कोई गाने को आप एक दिन में 2 से 3 करते ही होंगे, कभी ना कभी किया ही है,
तो आपको ये गाने के इमोशन पकड़ के फिर उस गाने को फिर वो मतलब स्विच करके दूसरे गाने की जो डिमांड है उस इमोशन के अकॉर्डिंग कैसे स्विच कर लेते थे? नहीं, ये तो क्या है कि स्टूडियो के अंदर जब जाता हूँ तो उसी माहौल में ढल जाता हूँ। जिस तरह के गाने हैं उस सिचुएशन के हिसाब से उसमें ढल जाता हूँ। जैसे स्टूडियो से बाहर आया तो फॉरगेट एवरीथिंग। अच्छा। उस समय बाहर आके अगर मेरे को पूछेंगे कि भाई अंदर जो गा के आया वो एक बार गा के बताइए, नहीं बोल पाऊंगा, इमीडिएट भुला देता हूँ उसको। एंड तभी जाके संभव होता है कि नेक्स्ट सिचुएशन पे मैं अपने आप को फिक्स करने के लिए। इट्स टोटल डिपेंड्स ऑन योर स्टेटस, मतलब आप स्विच ऑफ स्विच ऑन कैसे कर सकते हो, कितना जल्दी कर सकते हो, कितना जल्दी ग्रैब कर सकते हो, ये सब डिपेंड करता है। तो आप जब स्टूडियो में जाते हो तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगती है उस गाने के इमोशन में बह जाने? पहले तो लिरिक्स लिखा जाता है, फिर उसके बाद डायरेक्टर मेरे को सिचुएशन बता देते हैं एक झटके में कि ये सिचुएशन में गाना है। लिरिक्स लिखते टाइम पता चल जाता है कि किस सिचुएशन का गाना है। एंड उसके बाद जब माइक पे जाता हूँ बस हो जाता है। और आपने शायद किसी इंटरव्यू में कहा भी था कि आप एक्टिंग करते हैं गाते वक्त भी, ताकि वो एक्सप्रेशन 100% यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू एक्ट इन योर सॉन्ग। ये सब तो मैं ये सब सीखा मैंने किशोरदा से। डेफिनेटली सिंगिंग, एक्टिंग, सिंगिंग ये तो कंपलसरी है। जब भी आप कोई सिचुएशन को फील करोगे, सिचुएशन को आप, तब यू हैव टू एक्ट ऑन दैट। एंड अगर चाहे वो सिंगिंग में हो या नॉर्मल लाइफ में हो, तो सिंगिंग में एक्टिंग तो बहुत ज़रूरी है भाई। सबसे पहली बात तो यह है कि आप किसी का प्लेबैक कर रहे हो। उस आदमी का अगर दुख का समय है तो आपको भी दुखी उस समय कैसा होना चाहिए, तो यू हैव टू फील ऑल दिस थिंग्स। तो ये कलाकार के बीच में अंदर ऊपर वाला देके ही भेजता है। तो एक्ट तो करना ही पड़ता है, एक्ट भी करना पड़ता है। आपका वोकाबुलरी जो है बहुत क्लियर होना मांगता है ताकि लोगों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो क्लियर, ऐसे बहुत सारे गाने होता है जिसमें हमको लिरिक्स पता नहीं चलता है। आपको उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि आप जो बोल रहे हो दैट इज पब्लिक को समझ में आए इमीडिएट। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं जो, देखो सुरताल तो गाना जो गाते हैं उसको सुरताल तो होना ही होगा। बाकी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरताल तो नहीं होगा तो आप तो सिंगर नहीं बन सकते हैं, वो तो है, बट खाली सुरताल के साथ एक सिंगर नहीं बन सकते, खाली सुरताल के साथ। क्योंकि यू हैव टू फील, यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू मॉड्यूल योर वॉइस। कहीं भी आपको सॉफ्ट करना है, कहीं लाउड करना है, ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, देन यू आर ए वर्सेटाइल सिंगर। तो हर गाने में आपका काफी इनपुट रहता है। 100%। बीइंग ए सिंगर आपको यू हैव टू गिव योर इनपुट। सिंगर का कंट्रीब्यूशन जो बोलता है ना, एक कंट्रीब्यूशन सिंगर का होता है जी। वो सिंगर का कंट्रीब्यूशन कोई म्यूजिक डायरेक्टर एक्सेप्ट करता है तो फिर वो रह जाता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर उसको हटा दिया जाता है। बोलता है कि मैं जैसे बनाया वैसा गाओ, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन चाहिए नहीं। ऐसा भी म्यूजिक डायरेक्टर है। तो जो भी है था उस समय। तो हम लोगों को उसको भी एडजस्ट करना पड़ता था कि भाई वो जैसा मांग रहा है वैसा दे दो, लफड़ा खत्म करो। तो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर था, हमको पता था कि भाई इनके पास जाऊंगा तो इनके जैसा गाना पड़ेगा, ठीक है, इट्स ओके। तो मेंटल प्रिपेयर होके जाते थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सर आज कोई आया है बहुत खास आपसे मिलने, उनका नाम मजहर अली है। क्या नाम है? मजहर अली। मजहर अली जी। अच्छा। एंड वो जोमेटो के साथ डिलीवरी पार्टनर है। और वो आपके लिए एक गाना जी। मजहर अली कम आ जाओ। अरे बस बहुत अच्छा हूँ, बैठो। सर मैं बहुत बड़ा आपका फ़ैन हूँ। जैसे कि आपके लिए रफ़ीक साहब, किशोरदा और मुकेश जी है, वो तो है ही, और हमारे लिए सोनू निगम जी, आप उदित नारायण जी, ये हमारे लिए आइडल है। आप हमारे आइडल है। और ये एक खास आपके लिए मैं सुनाना चाहता हूँ। प्लीज। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई सा, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, वेरी गुड, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा
ओ हम क्या बात है, वाह 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 वाह, फास्ट है। सर सब आप ही की देन है, जो भी हम लोग। बहुत जबरदस्त है, तुमने तो बहुत आप सुर सर, में गाए। थैंक यू सो मच सर। बहुत सुर में गाया। सब आप ही से सिखाए सर। तो करते हो गाना वाना कुछ? हाँ सर, मैं आपके गाने सुनता हूँ, सोनू निगम जी के गाने सुनता हूँ, खुद के बस गाने वही सुनते हो? जी। हाँ, वो और जो कुछ भी क्या करते हो? डिलीवरी, जोमेटो डिलीवरी बॉय हो ओके। सर। एंड कोई शो वो किए? नहीं सर। नहीं। गाना सीखे भी तो नहीं? नहीं सर। हाँ, वो कहाँ से सीखोगे? नहीं, इतनी वो इच्छा क्या है? जोमेटो ही? नहीं बन सिंगिंग में? सर आपके ऐसा ही कुछ है सिंगिंग में? किस्मत। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। किस्मत पर तो आप ये है किस्मत कि कोई हम बोल लोग- के नहीं होता है। किस्मत तो अपने हम आप कहाँ से आपको- होता है किसी को नहीं मालूम। आपको देख के हम जो कुछ भी है आप। नहीं नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर तुमको गाने का इच्छा है तो फिर गाना करना चाहिए। गाना तुमको करना चाहिए क्योंकि तुम सुरीला हो सर एंड ठीक है, गला भी अच्छा है। किस्मत। तो थोड़ा सा करो। अगर गान बना इधर उधर करते रहोगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, लोग जानने लगेंगे। आज तुमको कम से कम नहीं तो कितने हजार कितने करोड़ लोग देख रहे हैं। पहला पब्लिसिटी तो तुमको मिल गया, काश हमें भी ऐसा पब्लिसिटी मिलता। देखो, ये होता है शुरुआत, किसी को नहीं मालूम, बट आज करोड़ों लोगों को मालूम पड़ गया। मजर अली बोल के अच्छा गा लेते हैं, कितनी अच्छी बात है ना। तो किस्मत के टोको मत, किस्मत कहाँ से आएगा किधर से होगा कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल सर, बात आपको देख के हम सीखते आ रहे और आगे भी आप बिल्कुल सीखते रहो, ध्यान से सीखते रहो, ध्यान से फॉलो करते रहो। आई थिंक अच्छा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैंने आई थिंक इंस्टाग्राम पे आपका कोई पोस्ट देखा था, 95 में नेदरलैंड्स में आप परफॉर्म कर रहे हैं और ऐसे क्राउड पूरा क्रेजी हो रखा है। खड़े जी, बट सर कौन सी ऐसी सबसे वियर्डेस्ट जगह होगी जहां आपने परफॉर्म किया है? अच्छा या बुरा? दोनों, कोई भी सूझे आपको बता देखो, दीजिए। हमारे हर शो में हमको अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आज तक बुरा एक्सपीरियंस तो मेरा कभी नहीं हुआ। उस जगह पे पहुंचने के लिए हमको कठिनाई गुजरना पड़ा, कठिनाई से। ऐसे बहुत जगह है, बहुत सारी जगह है, जैसे वियतनाम है, या तो ये कौन से म्यांमार, ये सब जगह है, अफ्रीका, कॉन्गो, किन्शासा, ये सब जो जगह है ना, यहाँ पे क्या थोड़ा सा बैकवर्ड प्लेस है। तो थोड़ा सा बैकवर्ड नहीं बोल सकते, आज तो सभी आगे आ गया। लेकिन उस समय मैंने जिस समय किया, उस समय थोड़ा सा फिर भी हमें देखो, हमें जानने का मतलब नहीं होता है, हमें होता है शो का मतलब। वो शो लोगों ने मुझे प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि खराब एक्सपीरियंस है ही नहीं। बहुत ढूंढ के निकालना पड़ेगा, नहीं तो मैं कितना 1000 शोज किए, ऐसा खराब एक्सपीरियंस तो है नहीं। पर आपको भी जान के बहुत सरप्राइज फील होता होगा ना कि यहाँ पे भी लोग चाहते हैं मुझे सुनना। हाँ, ऐसा तो बहुत ज़्यादा। जब चाइना में, हाँ अभी चाइना में शो किया, शंघाई में, अभी समझ लो बर्मा में, म्यांमार में, अभी वियतनाम में। ये सब जगह जो है, ये सब जगह पे हमारा शो होना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसा आइसलैंड में, वाओ, अभी आइसलैंड जगह पे कोई सुनेगा मेरा। स्विट्जरलैंड तो सब करते हैं, हाँ। इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, ये वो नॉर्वे, ये सब जगह पे, जैसे सूरीनाम, हाँ, जैसे कुरासाओ, आपने सुना ही नहीं होगा। नहीं। हाँ, ब्रिटिश गयाना, ये गयाना नहीं, ब्रिटिश गयाना, जो कैरेबियन आइलैंड के पार उधर है। हाँ, जैसे कि सेंट मार्टिन, अमेरिका से अलग है, एक अलग सा छोटा सा आइलैंड, हाँ, वहाँ पे भी शो किया। ऐसे बहुत सारा कंट्रीज है, जैसे कि टोबैगो, ट्रिनिदाद तो होता ही रहता है, टोबैगो, तो मॉरिशस तो सब लोग जानते हैं, वो सब नाम जानते हैं। हमें ऐसे जगह पे किया जाए। किन्शासा बोला तुमको, इट्स अ अफ्रीकन कंट्री जी, किन्शासा, एंड वहाँ पे लोग पैंट तक नहीं देखा, ऐसा हालत है। कोई 400 इंडियन है, वो लोग मिलके शो किया था। तो ऐसा कॉन्गो जैसा, किन्शासा हो, लोग सब वही कॉकरोच, छिपकली ये सब खाते हैं। अमेजिंग, मतलब कांट बिलीव दिस, ऐसा कंट्री भी है। तो ऐसा एक्सपीरियंस है, लेकिन जहाँ भी गया प्यार मिला। सर, इतने सारे जगहों पे आपने किया है, कौन से
उस एक गाने की फरमाइश हर जगह होती है, ऐसा कौन सा गाना है? आशिकी डेफिनेटली, आशिकी के गाने। एंड नाउअडेज दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे। ये दो गाने का, आशिकी का तो सारे गाने का, दिलवाले का तुझे देखा तो ये जाना सनम, एंड ये दो गाना ना आई थिंक सबसे ज़्यादा डिमांड होता है। और अनु मलिक के कुछ गाने बहुत ज़्यादा डिमांड है। मिला मुलू के है, अभी क्या बोले यार, सबसे ज़्यादा बोले तो मैंने आशिकी एंड दिलवाले। तो आपको इरिटेशन होती होगी कि बार बार वही गाने नेवर, क्योंकि क्राउड चेंजेस ना, क्राउड अलग है। हम एक ही गाने को अगर 50 अलग अलग क्राउड में गाएंगे तो हम उसमें से हम एनर्जी गेन कर लेते हैं उनका एनर्जी से जी। ये तो कभी भी नहीं होगा ना। ये बोले लव स्टोरी करके कोई हीरो थक जाएगा? सेम हीरो हीरोइन को अगर 50 लव स्टोरी दे दो ना तो थक जाएगा। उसका हीरोइन चेंज होते रहता है। अब हीरोइन हो तो हीरो चेंज होते रहते हैं, तो उसमें उसको उनसे एनर्जी मिलता है, तो दैट इज वेरी पॉजिटिव थिंग। तो अभी जैसे वो आपसे मिले, उनके लिए काफी बड़ा मोमेंट था। आप अपने लाइफ में किससे मिले हो जिनको देख के आपको एकदम फैन बॉय मोमेंट हुआ था? देखो, जगजीत सिंह जब हमारे सामने खड़े हुए थे हम वेस्टर्न आउटडोर में, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि जगजीत सिंह जी को मैं पैर छुआ और उसका आशीर्वाद ले पाया। जो उन्होंने मेरे को वेस्टर्न आउटडोर में सुना, उनको अच्छा लगा, उन्होंने मैंने नेक्स्ट डे बुलाया, उनके घर गया तो उसके घर में 7-8 नहीं तो 10 स्पेनियल डॉग था, वाइट कलर का स्पेनियल, और वो सब सारा हॉल में बैठे हुए रहते थे जी। मैं जाके बैठा गद्दी में, हारमोनियम था, तबला था, ऐसा राउंड टाइप का उसका गद्दा, सिटिंग जो है अरेंजमेंट, तो सारे डॉगीज सामने बैठ गया और मैं बैठे हुए थे। जगजीत जी बोला तुम बैठो, हम आते हैं अंदर से। वो अंदर चला गया, तो मैं आधा घंटा हो गया, तो बैठे बैठे थोड़ा बोर हो रहा था। मैं सोचा थोड़ा हारमोनियम बजा लूँ या कुछ। जैसे हारमोनियम में हाथ लगाने गया, जैसे ऐसा हारमोनियम को टच किया, तुरंत इधर से डॉगी जो है सब, उसमें से 2-3 डॉगी एकदम तो मैं इमीडिएट हाथ हटा लिया। इन लोगों को मालूम है सब बैठ गया पहरा देने के लिए, मेरे को पहरा दे रहे थे। तो जो भी है, ये एक मोमेंट उस समय हुआ था। बट काफ़ी मतलब अनबिलीवेबल चीज़ थी ना कि आपके लिए वो इतने बड़े आइडल थे और उन्हें आपको डिस्कवर किया। यही होता है ना। ये थोड़ी देर पहले ये बोल रहा था ना अली भाई कि हमारी किस्मत कहाँ है आप जैसा, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। देखो किस्मत कहाँ से कौन किसका आता है किसी को मालूम नहीं है, वो कहाँ से आके टपक पड़ेगा किसी को नहीं मालूम है। तो यही बात है कि होप छोड़ने का नहीं जी, बट खाली होप करना भी गलत बात है। होप के लिए, होप को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो काम होना चाहिए करना चाहिए वो भी साथ में करना चाहिए। क्योंकि मैं जगजीत जी से मिला, उसके बाद अगर मैं चुपचाप बैठ जाता, गाना कुछ प्रैक्टिस है ये नहीं वो नहीं एक और सब बैठ जाते, तो फिर मेरा भी नहीं होता कुछ भी। एक चीज़ के लिए आपको टैलेंट की ज़रूरत है, एक चीज़ के लिए लक की ज़रूरत है, एक टाइम की ज़रूरत है, कोई एक सक्सेस स्टार के लिए तीनों चीज़ की ज़रूरत होती है। तो तीनों को आपको होप खाली करने से नहीं चलेगा, तीनों को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। सर एक चीज़ मेरे को आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप हमेशा इतने कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव नज़र आते हो। एंड आपका तो निकनेम भी टाइगर पड़ा था। तो अगर कोई ऐसे नए आर्टिस्ट है जिनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब टैलेंट है सब कुछ है बट कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपका काम में आप 100% हो, आपको ये मालूम होना चाहिए। आप जब समझ लो 5 लोगों के सामने गा रहे हो और 5 लोग आपको बहुत तारीफ कर रहा है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है और कुछ नहीं है उसमें। ना आपको पैसा मिल रहा है ना आपको कुछ, वो लोग जो तारीफ कर रहे हो तारीफ से कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। अभी एक इंसान खुद को कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ट करे, ये डिपेंड्स ऑन हिम ओनली, बिकॉज वो उसका काम के प्रति कितना डेडिकेटेड है। एंड 2 नंबर बात है कि यह है कि वो जिस काम को करने जा रहा है उसमें वो कितना परफेक्ट है। वो अगर सोचे कि भाई मैं ये पॉइंट सब ठीक है लेकिन ये पॉइंट मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए उसको खुद को सोचना चाहिए कि कौन सी पॉइंट पे मैं कमज़ोर हूँ, उस कमज़ोरी को उसको दूर करना चाहिए, तभी जाके कॉन्फिडेंस उसका वापस आ जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग।
तो थोड़ा अलग नोट पे मेरे को एक सवाल था। आप इंडियन आइडल पे जज थे और हम सभी बड़े हुए हैं रियलिटी शोज देख के, तो प्लीज़ बताइए कि कितना स्क्रिप्टेड होता है, कितना सच होता है? देखो भाई, स्क्रिप्टेड थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत खुद को करना पड़ता है। देखो, मैं तो फॉलो नहीं करता हूँ, स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करता हूँ, बट हर चीज़ का एक शो को बनाने के लिए ना, हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होना चाहिए। तो उनमें से आपको इमोशन भी चाहिए, आपका वो हैप्पी मोमेंट भी चाहिए, उसको आपका वो सैड मोमेंट भी चाहिए। तो उसको समटाइम क्रिएट करना पड़ता है, समटाइम ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये बोलना मुश्किल होगा कि ये स्क्रिप्टेड था कि ये ऑटोमेटिकली हुआ। तो हो जाता है कभी कभी स्क्रिप्टेड तैयार करके वो लोग लाते हैं कि भाई आज थोड़ा सा दर्शकों के साथ इमोशनली थोड़ा सा खेलेंगे, वो छोटा कुछ बना के लाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा बन जाता है आखिर में। एंड दैट इज जजेस, पार्टिसिपेंट प्लस क्राउड सब मिला के सब लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये समटाइम सच है, समटाइम थोड़ा सा स्क्रिप्टेड होता है। बट सर आजकल काफ़ी सुनने में भी आ रहा है कि ऑटो ट्यून यूज़ किया जा रहा है ये तो शोज पे भी। तो ये देखो, ऑटो ट्यून किया जा रहा है अभी, तो ये एक पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, पार्ट ऑफ दिस यू कैन आर्ट के बोल सकते हो कि भाई ऑटो ट्यून हो, मेलोडाइन हो, या वॉइस सैम्पलर हो, या ये सब चीज़ें अभी कॉमन हो गया। अभी तो ये लेके डिस्कस करना या मतलब ही नहीं है। आप समझ लो, ऑटो ट्यून आपको सुन रहे हो गाना कोई पार्टिसिपेंट का, अगर वो ट्यून करके वो बहुत अच्छा हुआ, हिट हो गया, और वो कोई फिल्म के गाना गाने आया है, जब फिल्म के गाना गाएंगे तभी भी तो ऑटो ट्यून होगा। तो उसको किस बात की फिक्र है जी? उसको किस बात की फिक्र है? वो अगर करके आके उसको खाली वॉइस में गाना पड़ता, विदाउट ऑटो ट्यून, ये विदाउट मशीन, जी, तो फिर उसको टेंशन होता कि भाई वहाँ तो कर लिया था, अब यहाँ क्या करूँगा। लेकिन वहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो क्या किस बात की चिंता है? हम वहाँ पे ऑटो ट्यून करके अगर हम फेमस हो रहे हैं, जब रिकॉर्ड करने आएंगे तब भी तो मैं ऑटो ट्यून में ही गाऊंगा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब बातें डिस्कस करना आई थिंक बेवकूफ़ी है। जो लोग बोलते हैं ना ऑटो ट्यून करके, अरे ऑटो ट्यून अभी मशीन आ गया तो उसका टेक्नोलॉजी का सहारा तो लेगा ही लोग। यू कैंट इग्नोर, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इग्नोर नहीं कर सकते हो। नहीं तो फिर अभी भी आप धोती पहन के घूमते थे, फिर हम फुल पैंट पे क्यों आए, अभी ट्रैक सूट में क्यों आए? फिर अपग्रेड तो करना ही पड़ता है इंसान को। बट कहीं वो फीलिंग है कि शायद फिर वो आर्ट इतना सिंसियर नहीं रहा। वो तो ठीक ही है, मशीन आ गया, मशीन सब कुछ दे सकता है, फील नहीं दे सकते। जितना भी लोग मशीन बना ले, जितना भी कुछ कर ले, वॉइस भी सेम कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, फील नहीं दे पाएगा। ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जो एक जगह बोलता है ना, ऊपर वाला जब सब कुछ दे देगा, बट एक कोई भी चीज़ हाथ में ऐसा रखेगा जिसको यू कांट कंट्रोल। हर चीज़ में आप देखो वो सब दे देगा आपको, लेकिन कोई भी एक चीज़ ऐसा आर्ट में देखो वो फील को अटक के रख दिया। फील ये तो इंसान ही दे सकता है, इंसान ही दे सकता है, मशीन दे नहीं सकता। तो दिस आर द थिंग्स। सर एक रॉकस्टार मूवी का काफ़ी फेमस डायलॉग था कि वो जो एक्टर है, वो मतलब हीरो है मूवी का, वो सिंगर बनना चाह रहा है, तो कोई उसको बोलता है कि सिर्फ टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है। क्या आप सहमत हो इस बात से? नहीं, सहमत तो नहीं हूँ, बट काफ़ी हद तक ये बात काफ़ी हद तक लागू होता है। बट यही नहीं कि सारे टूटे हुए दिल के लोग ही सिंगर बन जाएगा, तो फिर तो बहुत सारे सिंगर हो जाएगा। ये टूटा हुआ दिल तो बहुत है जी इस धरती पे। तो जो भी है, अगर कोई सिंगर या कलाकार को दुख मिलता है ज़िंदगी में, तो उसका जो कला है वो और निखर जाता है। ये आप कह सकते हो जी, इट विल हेल्प। बट आई थिंक दुखी होने से ही अच्छा गाएंगे, कोई गलत, ऐसा ठीक नहीं है। हैप्पी होके भी लोग अच्छा गाते हैं आजकल, तो बहुत ही हो रहा है। जी। तो आप मूवीज देखते हैं? मूवीज या टीवी शोज, उस पे आपको क्या आजकल पसंद आ रहा है, या आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी कौन सी है? ना, ऑल टाइम फेवरेट मूवी जैसे कि अमिताभ बच्चन की कुछ मूवी है, राजेश खन्ना जी की कुछ मूवी है, कोई एक मूवी बोलना बड़ा मुश्किल होता है। एंड डेफिनेटली इनमें से बेहतर मेरे को जो लगा था शोले, मेरे को शोले सबसे अच्छा लगा था। एंड आफ्टर दैट आई थिंक 2-4 मूवी अमिताभ बच्चन जी के बहुत अच्छा लगता था, जैसे मिली हो
या राजेश खन्ना जी का आनंद हो, इस तरह के मूवी। नाउ इट इज साउथ इंडियन मूवी। हाँ, आई लव साउथ इंडियन मूवी। जरा बताइए। जो हिंदी में डब होके आता है। हाँ, हिंदी में डब होके आता है। थोड़ा सा एक्सेस होता है। हाँ, उनका जो थोड़ा सा एक्सेस होता है, एक आदमी ने 1 लात मारा तो कम से कम 6 आदमी गिर गया, वो थोड़ा सा एक्सेस हो जाता है। हाँ। लेकिन उसका जो स्टोरी एक चलता है जो बहुत ज़रूरी है, एक म्यूज़िक चलता है, एक सॉलिड बैकग्राउंड चलता है, एक सॉलिड कैमरा चलता है, उनका जो एक आर्ट डायरेक्शन जो है वो इतना पावरफुल होता है। तो आई थिंक कि बहुत कुछ सीखने की चीज़ है साउथ इंडियन मूवी से। हमारे मेनली वो लोग स्टोरी पे वर्कआउट करता है, ट्रिमेंडस स्टोरी एंड म्यूजिक, जो पहले हुआ करता था हमारे बॉलीवुड में। तो वो चीज़ साउथ में अभी भी बरकरार है। और कोई भी रिचुअल हो, कोई भी आपका रीजनल कोई भी चीज़ हो, उसको बहुत ही ग्रैंडर तरीके से दिखाना। अगर हिंदुइज्म है तो हिंदू को, मुस्लिम है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, पंजाब के हो तो पंजाब, तो वो उसको ग्रैंज, मतलब उसको कहीं भी किसी भी हालत में उसको डाउन नहीं होने देते। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये वो लोग जब करते हैं तो डेफिनेटली उसके साथ साथ क्या होता है कि मारामारी में भी बहुत ग्रैंजर बहुत ज़्यादा कर देते हैं। कम से कम 10 गाड़ी तो टूटेगा ही मिनिमम उनके पिक्चर में। बट एंटरटेनिंग एंड वेरी फास्ट। दे नो हाउ टू, मतलब ऑडियंस को कैसे बिठा के पकड़ के रख सकते हैं, ये वो लोग को इतनी अच्छी तरह से आता है। आप कोई भी, मैं आप बता रहा हूँ, कोई भी एक साउथ इंडियन मूवी आप देखना शुरू कर दो, उसके बाद आप बंद नहीं कर सकते जी। यू कांट स्टॉप, एंड तक आप देखोगे। यही होता है उनका सक्सेस। आप कोई नाम बताइए ना जो आपको पसंद आई है। अरे मेरे को नाम नाम पूछा तुमने, दीजिए। नाम बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। खास करके कुछ लोग हैं जैसे महेश बाबू, हाँ, जैसा है रवि तेजा, हाँ, जैसा है NTR, जूनियर NTR, फिर ये तो पवन कल्याण। इन लोगों का जो मूवीज़ होता है इसमें कुछ दम होता है। प्रभास, समहाउ प्रभास, एंड देखो अभी कितना नाम बोल दिया। इतना तो हमेशा बॉलीवुड के हीरो का नाम नहीं बोल पाऊंगा, आज का हीरो का। जी। डेफिनेटली साउथ इंडियन जो प्रोडक्शन होता है, आई थिंक उनमें से बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को सीखना चाहिए। क्योंकि स्पीड, मूवी का स्पीड, 1 मिनट के लिए बोर नहीं होने देना, अमेजिंग। और सर कौन सी ऐसी मूवीज हैं जिनके एल्बम्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अरे हमको तो किशोर दा के कोई भी एल्बम हो, चाहे कोई भी फिल्म हो, कुछ भी। मोहम्मद रफ़ी साहब भी है, मुकेश जी भी है, लेकिन ज़्यादा है किशोर दा डेफिनेटली मेरे लिए। जी। बाकी लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं किशोर दा को ज़्यादा फॉलो किया। तो उनके कोई भी गाना हो, कोई भी फिल्म में कोई भी गाना हो, जो पिक्चर चले नहीं ना चले, कुछ उन्हें लेना देना नहीं, गाना हमको अच्छा लगता था। एल्बम उनका 100% हिट भी होता था और 100% मुझे पसंद भी आता था। सर मेरे को जानना है कि आपके ऐसे कोई गाने होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद थे, आपके दिल के करीब थे, बट लोगों का इतना प्यार नहीं मिला उन गानों को? बहुत सारा गाना है सब। क्या होता है कि इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, मैं किसी का भी गाने का नाम लूँगा, एक तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर, वो हीरो, ये लाइन से सब दुखी होंगे और मेरे को गाली बकेंगे मन ही मन में। तो बेटर है कि ऐसा ना बोलना। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो पिक्चर नहीं चली और गाना लेके डूब गया। ऐसा भी बहुत मेरे लाइफ में बहुत कम हुआ, लेकिन हुआ एक आध। मेरे लाइफ में ज़्यादातर ये हुआ कि पिक्चर डूब गया लेकिन गाना हिट, सुपर डुपर, ऐसा बहुत सारा हुआ। हाँ। तो इसमें नाम लेना बहुत उचित नहीं है, मेरे को लगता है। ठीक है, पर आप इन जनरल आपके खुद के गाने सुनते हैं या दूसरों के गाने? ना, मेरा गाना मैं एकदम ही सुनता नहीं हूँ। क्योंकि मेरे को ना मेरा गाना सुनने से मेरे को लगता है कि इससे मैं बेटर गा सकता था। अच्छा। हाँ, हर गाने में ऐसा लगता है कि इससे बेटर गा सकता था यार, मैं इस जगह पे और कुछ कर सकता था, इस जगह पे। वही सब चीज़ें ना मैं स्टेज पे अपना भड़ास निकालता हूँ, स्टेज पे उस गाने में वो सब चीज़ ऐड करके गाता हूँ, तो लोगों को पसंद आता है बहुत ज़्यादा। बट सर कोई तो होगा जहाँ पे आपको 100% सेटिस्फैक्शन है कि ये मैंने एकदम ना 100% सेटिस्फैक्शन। देखो वो ना एक प्रोफेशनलिज्म आप बोल सकते हो। हम ना ये 100% सेटिस्फैक्शन जो है म्यूजिक डायरेक्टर पे ऊपर छोड़ देता था, रिकॉर्डिस्ट
एंड लिरिक्स राइटर एंड जो डायरेक्टर, वो लोग 100% सेटिस्फैक्शन हुआ तो हम बोलते हैं बस काम खत्म। मेरे बात मैं नहीं कहूँगा, उन लोगों को सेटिस्फैक्शन करने के लिए मैं प्लेबैक सिंगर बना, उनको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड है तो क्या खराब है, होना दो, वो सेटिस्फाइड है तो कोई बात नहीं। बट क्या होता है यहाँ पे ना, कोई भी चीज़ आप बड़ा चढ़ा के बोलने जाओगे ना तो उसका इफेक्ट उल्टा हो जाता है। अगर आप बोलोगे ना कि सर ये जगह मैं दोबारा गाना चाहता हूँ, अच्छा वो उसमें खराबी क्या था, मैं बोले सर मेरे को लगता है कि सर और बेटर गा सकता हूँ। अरे यार तो गा तो दिया, तो अच्छा लग रहा है हमको लोगों को सुन के। अभी उस समय ऐसा लगता है कि मेरे से बेटर जज वो है, वो लोग वही प्रूव करने का कोशिश करते हैं, तो हम क्यों आर्गूमेंट में जाए। आपको अच्छा लगा ना, फर्स्ट क्लास लगा ना, हैप्पी, नो लफड़ा। तो इसलिए इम्प्लीमेंट करने जाओ, करने एक बार सुना दो, अगर उनको पसंद आया, हाँ कुमार टाइगर यार मेरे को वही जगह पे तू अभी जो गाया ना वही चाहिए मेरे को, तो मैं और खुश होके गा देता था, तो गाना बेटर हो जाता था। और ये इम्प्लीमेंट होता ही रहता है। बट कहीं ना कहीं वो 100% सेटिस्फैक्शन आपको ना होना आपको पुश करता होगा ना ज़्यादा, इसीलिए तो मैं सुनता नहीं हूँ अपना गाना। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं इससे बेटर गा सकता था, ये किसी के वजह से मैं नहीं गा पाया। वो तो गाली तो नहीं दे पा रहा हूँ, हाँ। लेकिन उसके वजह से नहीं और कर सकता था, तो उस चीज़ को ना मैं स्टेज पे उसका बदला लेता हूँ अपने आप से। सर ये जगह इतनी प्यारी है, आपके इतने फोटोज़ और अवार्ड्स वगैरह है, आप कोई भी एक किसी की स्टोरी बता सकते हो रैंडमली पॉइंट करके कि मेरा फेवरेट है और इससे ये याद जुड़ी हुई है। एक तो वो वॉच मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, वो मेरा कोई फैंस ने वो बना के भेजा था, ये शुरुआती तौर पे था, ये बहुत साल पहले का है, तो अच्छा। बहुत साल पहले का। तो कोई फैंस ने मेरे घर पे आके देके गया था, कहीं से आया था, शायद पूना से आया होगा, एंड आके मेरे को बोलता कि यू आर द किंग। अब मुझे उस समय तो किंग नहीं बोला जाता था, अभी बोलता है कि किंग ऑफ मेलोडी एंड ये सब आप लोग जानते हो कि सब बोलते रहते हैं, मेलोडी किंग ऑफ मेलोडी। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि ये जो देके गया इन फ्यूचर में ये मेरे नाम के साथ जुड़ेगा। हाँ। देखो ये होता है ना। हाँ। तो वो लड़का ये देखे गया, बोलता है यू डोंट नो यू आर द किंग फॉर अस। और ये आज की बात नहीं है, समझ लो 90s की बात कर रहा हूँ। उस समय वो मेरे को ये खुद बना के देके गया था मेरा फैन। तब से मैं इसको छोड़ा नहीं, तब से मैं उसको लगा के मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, घर चेंज होता है, ये होता है, मैं सब लेके जाता हूँ, नहीं इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे को बहुत पसंद है। एंड आई थिंक दीज आर द थिंग्स। In all, is anything standing out to you जिसके बारे में आपको पूछना हो, कुछ क्यूरियोसिटी हो? थोड़ा ये जो सिल्वर जुबली वाले अवार्ड्स हैं, अगर आपको कोई स्पेशल अवार्ड है इसमें, इसके बारे में अगर आप बताना चाहें। देखो स्पेशल अवार्ड तो पद्मश्री जो मिला था मेरे को, स्पेशल अवार्ड है, एंड फिल्म फेयर तो आप देख ही रहे हो, पाँच लगातार। तो ये जो है ना, ये दीज आर ऑल हिस्ट्री है ना, दीज आर ऑल, इसमें कहानी बोल के तो अभी बोलने जाएंगे तो अभी 3 दिन लग जाएगा। कहानी, हर एक के पीछे जो कहानी होता है। एंड ये अवार्ड जब मेरे को दे रहा था, ये आपको छोटा सा बता देता हूँ, ये पद्मश्री, तो मुझे मालूम नहीं था। मैं बांग्लादेश शो करने गया था, बांग्लादेश में था, मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, बट मेरा माँ बाप, उसके पहले वाला पुरुष जो सब थे, 4 फादर्स, दे आर फ्रॉम ढाका। तो जो भी है, तो बांग्लादेश में मैं शो करने गया था। मैं उस समय आशिकी के बाद, आशिकी क्या बोल रहा है, अभी तो 2009 में आशिकी के बाद मैंने बांग्लादेश में बहुत बार गया, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। 2009 में मैं कोई शो करने गया था बांग्लादेश में, एंड बांग्लादेश में मेरे साथ मेरे रूम में मेरा मैनेजर था, वो चला जाता है मेरे रूम, छोड़ो मैं अकेला बैठा हुआ था, तो एक कॉल आता है मेरे को, मैं देखा दिल्ली से कॉल आया, बोलता है आपको हम लोगों ने, उस समय मेरा माँ बाप जीवित नहीं थे, आपको हम लोगों ने पद्मश्री देने का सोचा, इंडिया गवर्नमेंट, आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं। तो मैं तो तुरंत मेरा एकदम झटका करंट लगा, एक पद्मश्री बोल की बात है। तो मैंने बोला कि यस ऑफ कोर्स, तो आप एग्री कर रहे हो? मैं बोला हाँ। बोले ठीक है, तो आप तो सोचो, अब मैं बांग्लादेश में हूँ
मेरे दोस्त बोलो, मेरा वाइफ, बच्चे, कोई भी मेरे साथ नहीं है। किसी को मैं वो खुशी जो है ना वो शेयर करने के लिए कोई है नहीं। अरे मुझे पद्मश्री मिला, ये जो बोलने वाला मैं कोई दीवार के सामने बोल सकता हूँ। अब वो मेरे को बोल दिया, मेरे को पता चल गया कि मैं पद्मश्री मिल रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई आए मैं उसको बोलूँ। ये एक सिचुएशन था। जब मेरा मैनेजर आया, फिर मेरा सब लोग आया तो बोला, तो सब लोग चिया चिल्ली। उसके बाद हुआ, पहले तो 1-1.5 घंटा तो ऐसा ही गया किसी को बोलने का। मैं फ़ोन करके कोशिश कर रहा था, वहाँ से फ़ोन नहीं लग रहा था। बांग्लादेश से फ़ोन लगना बड़ा मुश्किल होता है, तो फ़ोन नहीं लग रहा था। उस समय तो इतना व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, तो डायरेक्ट कॉल करना पड़ता था। तो जो भी है, लगा नहीं कॉल, हम बता नहीं पाया। फिर एयरपोर्ट में आके जब आ रहे थे, एयरपोर्ट में आके सब एक एक करके कांटेक्ट किया। तो जो भी है, ये एक मोमेंट था मेरा, दुखद मोमेंट आप बोल सकते हो। कि मैं बोलने के लिए मेरे पास कोई नहीं था कि मेरे को पद्मश्री मिला। अब मैं जान गया, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता। तो ये हुआ था। सर, मेरे को आपको एक छोटी सी स्टोरी बतानी है कि मैं आपके गानों को कैसे जानती हूँ। अच्छा। कि मैं तो 99 बॉर्न हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली जब तक मुझे वो समझ आई म्यूज़िक की, तब तक वो एरा बीत चुका था, 90s का गोल्डन एरा। पर मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। हमारे घर का ये सेम मॉर्निंग रूटीन है कि वो उठती है और वो 90s की प्लेलिस्ट चलाती है, जिसमें 90% गाने आपके होते हैं, और हम सब दिन की शुरुआत उसी से ही करते हैं। एंड आज मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, तो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग कि मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर पा रही हूँ। आप गाने सुनते हो इसलिए आई एम लकी। और ऐसे सुनते रहना। रोज आपके आशिकी के, तो मेरा रोज ही सुनती हूँ आपका। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सर। हाँ, मुझे मालूम पड़ा कि आपका एनिवर्सरी है। एंड आपने छुपा के क्यों रखा अपने मुंह को? थोड़ा सा आगे लाइए। शर्माती है बहुत। इतना शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए, हैप्पी एनिवर्सरी। आप इस तरह से और 25 साल मिनिमम बिताओ, और 50 साल बिताओ, उसके बाद कुछ और सोचना। थैंक यू सो मच सर। मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। अच्छा। ये हमारे चैनल का कुछ मर्चेंडाइज है, इसमें टी शर्ट वगैरह है अंदर। ओह, अच्छा, सो नाइस। वाओ, आई होप आपको पसंद आए। वाओ, ये कलर, आई लाइक दैट कलर। रियली? वाह। पर्पल। जी। एंड आप लोग भी देख लो क्या क्या लेके आए। ओह, दिस इज ब्लैक, आई लाइक दैट। एंड ये है, इसमें क्या है? कप है। अच्छा, कप। जी। ठीक है, और कप का तो फोटो दिख रहा है, आपको भी कप का फोटो दिखेगा। हाँ, ओके, तो हो गया, आज का कमाई हो गया। समझ लो। थैंक यू सो मच सर। Thank तो you. आप कैमरा में देख के बोलेंगे सब्सक्राइब टू चलचित्र टॉक्स, आपके जो भी चाहने वाले हाय, जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, चलचित्र टॉक्स। ये जो है ना, ये चैनल जो है ना, ये चैनल में जैसे आप मेरे को देखा, ऐसे बहुत सारे को देख पाओगे। सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? सब्सक्राइब कर लो। Hey again, hope you enjoyed this episode. If you're still watching, let me know in the comments by using the hashtag Ashiki, and I'll see you guys soon. Bye.